प्रिय छात्र छात्राओं, बीए पार्ट सेकंड के जो प्रथम प्रश्न पत्र है कि विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं, उसमें हम अब स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने स्विट्ज़रलैंड के जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है तथा स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे अनोखी विशेषता है कि वहाँ पर प्रजातंत्रीय जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था हमें वहाँ पर दिखाई देती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्ज़रलैंड को सबसे अधिक लोकतंत्री समझा जाता है और उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से मानव समुदाय की आत्मा बसी हुई है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में स्विट्ज़रलैंड को हम लोकतंत्र का घर कहते हैं। यहाँ सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनका लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। वहाँ स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास हुआ उस समय जब यूरोप के किसी अन्य राज्य में नहीं था और वहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक दृढ़ता से लागू किया गया। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, हम प्रजातंत्र की जो साधारण परिभाषा है जो कि लिंकन की परिभाषा है उसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि लिंकन ने ये कहा था कि वो प्रजातंत्र क्या है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। जो विभिन्न जो देश हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड में प्रजातंत्र तो पाया जाता है परंतु वहाँ अप्रत्यक्ष है। वहाँ जनता की सरकार है, जनता के लिए है परंतु जनता के द्वारा नहीं चलाई जाती। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आशय यह है कि राज्य व्यवस्था की नीतियों का निर्माण और उसके कार्यों उसके जो संचालन के सिद्धांत है समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठक या सम्मेलन में निश्चित हो और इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों को मध्यस्थ न बनाया जाए। मतलब जनता स्वयं जो लोकतंत्रीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में स्वयं भागीदारी करे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी ना करे। स्विट्ज़रलैंड को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कह सकते हैं क्योंकि वहाँ इसका व्यापक प्रयोग होता है। वहाँ जनता स्वयं कानूनों का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है तथा नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है इससे और प्रशासन कला के प्रति चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरह संचालित किया जाता है कि क्या क्या उसके उपकरण हैं, प्रत्यक्ष मेथड्स क्या क्या हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। तो आधुनिक विश्व में हमें चूंकि स्विट्ज़रलैंड में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था दिखाई देती है इसलिए स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के हमें 3 साधन दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो है लोकसभाएं जिसके द्वारा स्विस नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेते हैं। कैंटनों में लोक सेवाओं के सभाओं के निर्माण और उसमें सीधे रूप से भाग लेकर वो शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। कि लोकसभाएं जिन कैंटनों में हैं वहाँ कैंटनों के सब नागरिक स्वतंत्र जो नागरिक होते हैं उन सभाओं के सदस्य होते हैं, उन सभाओं की वार्षिक बैठकों में वो भाग लेते हैं और ये ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस तरह विश्व की व्यवस्थापिकाएं कार्य करती हैं। लोकसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग केवल कुछ कैंटनों में ही होता है। जनमत संग्रह एक दूसरा तरीका है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है जनमत संग्रह की दूसरी विधि जिसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हैं वो है जनमत संग्रह। इसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से देश के संवैधानिक व अन्य साधारण प्रकार के कानूनों पर अपना मत प्रकट करते हैं और शासन कार्य में भाग लेते हैं। और इसका प्रयोग स्विट्ज़रलैंड में केंद्र और कैंटन दोनों में किया जाता है। कि जो नया संविधान है उसके अनुच्छेद 140 में अनिवार्य जनमत संग्रह और अनुच्छेद 141 में एक ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है। एक तीसरा तरीका, तीसरी विधि है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, वो है प्रारंभक कि इसके द्वारा स्विस नागरिक अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नागरिक होने के अधिकार का प्रयोग करते हैं। प्रारंभक जिसके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के जो मसौदे हैं उनको प्रस्तुत करते हैं।
इसका प्रयोग भी केंद्र और राज्य दोनों में होता है। केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस तरह प्रयोग किया जाता है, हम ये देखेंगे कि केंद्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कैसे प्रयोग किया जाता है। जो उपयुक्त जो तीनों तरीके हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, जो तीनों उपकरण हैं, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, प्रारंभक, ये स्विट्जरलैंड में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम में, तीनों में से ही लोकसभाओं का जो प्रचलन है वो केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता। केवल जनमत संग्रह और प्रारंभक का प्रयोग ही सेंटर में किया जाता है, केंद्र में किया जाता है। तो जनमत संग्रह क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो पहली विधि है जिसको केंद्र में काम में लिया जाता है वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का तात्पर्य होता है आवश्यक संपत्ति मांगी जाए, अर्थात विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक है उस पर जनता की सहमति ली जाए। यदि मतदाताओं के बहुमत से उसे समर्थन मिल जाता है तो उसे स्वीकृत माना जाता है, और यदि नहीं मिलता है तो उसे अस्वीकृत माना जाता है। जनमत संग्रह के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का जनमत संग्रह अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाता है, तथा दूसरे प्रकार का जनमत संग्रह वैकल्पिक जनमत संग्रह कहलाता है। अनिवार्य जनमत संग्रह क्या होता है? स्विस संविधान में संशोधन चाहे वो पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, जब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाए। संविधान में इस व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब तक कोई संशोधन नहीं होगा जब तक जनमत संग्रह द्वारा उस संशोधन का समर्थन नहीं किया जाए। पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहला, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और उस संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो तो वो किसके लिए जाएगा? अनिवार्य जनमत संग्रह के लिए जाएगा। और दूसरा परिस्थिति है यदि संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित किया गया हो तो उसे जनता की सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो मतलब दो परिस्थितियों में सेंटर में संवैधानिक संशोधन अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव होता है तो 1 लाख मतदाताओं द्वारा सविन्यासित प्रारंभ के रूप में संघीय संसद के पास में भेजा जाता है। मतलब सविन्यासित का मतलब है कि संघीय उसका एक मसौदा तैयार करके संघीय संसद को भेजा जाता है और इसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। संघीय संसद अपनी तरफ से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश भी कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रारूप तैयार करती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रारूपों पर मतदान करते हैं। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाता है। संशोधन चाहे पूर्ण रूप से किया जाए चाहे आंशिक रूप से किया जाए, संशोधन तभी पारित माना जाता है जब कैंटनों के बहुमत और स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। इस प्रकार संशोधन पर जनमत संग्रह का दो प्रकार से समर्थन होना चाहिए। प्रथम, संशोधन को संपूर्ण मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए, और संशोधन जो दूसरा क्या है, संशोधन को सभी कैंटनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। मतलब जनता का भी समर्थन मिलना चाहिए, संपूर्ण मतदाताओं का भी स्पष्ट बहुमत और कैंटनों का भी स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। एक तरह से हम इसको दोहरा समर्थन कह सकते हैं कि जिसमें जनता का बहुमत और कैंटनों का बहुमत संशोधन के पक्ष में होना चाहिए। और कैंटनों के बहुमत से क्या तात्पर्य है? जनता का तो बहुमत ठीक है, लेकिन कैंटनों के बहुमत से क्या तात्पर्य? कैंटनों के बहुमत से तात्पर्य है कि जितने भी कैंटन हैं उनमें आधे से अधिक कैंटन के मतदाताओं के बहुमत द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए। दूसरा है ऐच्छिक जनमत संग्रह, कि ये तो था अनिवार्य जनमत संग्रह। ऐच्छिक जनमत संग्रह भी स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए की गई थी। स्विस संविधान में सब अध्यादेशों के लिए आवश्यक है कि उन्हें जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि मत देने का अधिकार रखने वाले 30,000 से अधिक स्विस नागरिक या 8 कैंटनों के 30,000 स्विस नागरिक उसके विषय में ऐसी मांग करें। ऐच्छिक का मतलब है कि मांग की जाए तो ऐच्छिक तो जनमत संग्रह होगा, अन्यथा जनमत संग्रह नहीं होगा। जो
नए जो संविधान बनाया गया है स्विट्जरलैंड में, उसमें 141 में, अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है कि 50,000 नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किसी भी पर भी जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के 90 दिन के अंदर की जानी चाहिए। और कौन कौन से विषयों पर ऐच्छिक जनमत संग्रह की मांग हो सकती है? एक तो संघीय अधिनियम है। दूसरा, ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें आवश्यक घोषित करके 1 वर्ष के से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई हो, या संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किए गए संघीय आदेश, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो असीमित समय के लिए हैं और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसमें देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश का प्रावधान है, जिसमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण का प्रावधान है। तो ऐसे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, उन पर भी ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है। तो जनमत संग्रह के क्या क्या गुण होते हैं? जनमत संग्रह के कुछ गुण होते हैं जिसके कारण स्विट्जरलैंड में इसे स्वीकार किया गया है। जनमत संग्रह से जनता की वास्तविक इच्छा का पता चल जाता है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मूर्त रूप मिलता है। जनमत संग्रह द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम होता है। संकीर्ण जो राजनीतिक दलों की जो संकीर्ण प्रवृत्ति है वो कम होती है। व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखा जा सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के पास में वीटो का अधिकार नहीं है। अतः व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए जनता का वीटो वहाँ पर अनिवार्य है। जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों और नागरिकों के मध्य निकटतम संबंध भी स्थापित करती है, और जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण विधायिका सदा सतर्क और सावधान रहती है। जनमत संग्रह के कुछ दोष भी हैं कि जनमत संग्रह के कारण एक तो जो व्यवस्थापिका है उसकी प्रतिष्ठा घटती है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, विधि निर्माण में कम रुचि लेते हैं। एक और इसका दोष हमें दिखाई देता है कि जनमत संग्रह में अंतिम उत्तरदायित्व किस पर डाला जाता है? जनता पर डाला जाता है, जो कि वास्तव में सही नहीं है। और विधि निर्माण का कार्य इतना जटिल कार्य है, एक और इसकी आलोचना है कि साधारण जनता उसको समझ ही नहीं पाती, इसलिए उस पर जो जनता का जो विचार है उसके आधार पर शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना संभव किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। जनमत संग्रह में विधेयक में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें विधेयक या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। तो एक ये भी कमी है जनमत संग्रह की। बार बार मतदान में भाग लेने से जनता की भी अरुचि हो जाती है और वह जनमत संग्रह के प्रति उदासीन और दिखाई देती है। तो ये थी इंग्लैंड में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पहला साधन, क्या? जनमत संग्रह, जो कि केंद्र में लागू किया जाता है। अगले साधन के बारे में हम अगले जो व्याख्यान है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।